हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम एक और टॉपिक लाए हैं केवाईसी में। तो ये आपको जो है बहुत हेल्प करेगा फ्रेंड्स। कई लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि केवाईसी में जो हम वायर ट्रांसफ़र होता है उसको थोड़ा सा और ब्रीफली पढ़ा दें, क्योंकि उस पर काफ़ी क्वेश्चंस अब आने लगे हैं। ठीक है, तो आपको इंटरनेट पे अगर सर्च करेंगे तो आपको एक CSB बैंक, इनका केवाईसी से रिलेटेड आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। बाकी अगर हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे भी हम लोग हर बार शेयर करते रहते हैं। थोड़े थोड़े दिनों में पुराने नोट्स भी शेयर किए जाते हैं। अगर कुछ किसी की डिमांड होती है तो भी शेयर करते हैं। तो काइंडली आप व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएँ। PMLA एक्ट केम इनटू इफेक्ट, ये कब से इफेक्ट में आया था? सन 2002 से आया था। तो एग्जैक्ट डेट इसकी नोट करके लिख लेना। तो फ्रेंड्स, आज हम जो पढ़ने वाले हैं, हम क्या पढ़ेंगे केवाईसी के अंदर, वायर ट्रांसफ़र क्या होता है, व्हाट इज़ वायर ट्रांसफ़र। ठीक है, देखो वायर ट्रांसफ़र बेसिकली क्या है। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में नेफ्ट, RTGS वगैरह होता है, तो बाहर देशों में क्या चलता है, स्विफ्ट। स्विफ्ट से एक खाते से दूसरे खाते में या बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो ट्रांसफ़र्स हैं वो इलीगल अकाउंट्स में भी किए गए हैं। तो इसलिए जो है कुछ नियम कानून सख्त बनाए गए। तो हम वही पढ़ने की आज कोशिश करेंगे कि हमें किस तरह से और क्या रूल्स फॉलो करने हैं। ठीक है, तो पहले ऑर्डरिंग बैंक, ऐसा बैंक जिस यहाँ से कि एक कस्टमर ऑर्डर लगाता है कि मैंने इतने पैसे दूसरे बैंक में भेजने हैं, दूसरे देश में भेजने हैं, ऐसे मान के चलिए। ठीक है, मान लीजिए इंडिया से USA से इंडिया में भेज रहा है पैसा। ठीक है, वायर ट्रांसफ़र के थ्रू। तो क्या होगा कि जो ऑरिजिनेटिंग बैंक है उसको 5 साल तक वो सारे रिकॉर्ड संभाल के रखने की, किसने पैसा ट्रांसफ़र करा था, कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र करी थी और कौन बंदा था। ठीक है, सो दैट कोई टेररिस्ट एक्टिविटी ना हो सके। इंटरमीडिएटरी बैंक, कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट एक बैंक से दूसरे बैंक में क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। तो फिर क्या होता है, एक बीच में इंटरमीडिएटरी बैंक होता है। जैसे मान लीजिए A ने B को ट्रांसफ़र करना है, तो बीच में क्या होगा, एक इंटरमीडिएटरी I होगा। तो A I को भेजेगा पैसे, I जो है आगे फॉरवर्ड B को करेगा। ठीक है, तो उस इंटरमीडिएटरी बैंक को भी क्या करना है, 5 साल तक उस रिकॉर्ड को संभाल के रखना है कि किसने पैसा ट्रांसफ़र करवाया था और कहाँ के लिए करवाया था। ठीक है, बेनिफिशियरी बैंक, बेनिफिशियरी कौन होता है, जिसको कि उससे लाभ होता है। मतलब यहाँ पे अगर समझें, लाभांश, लाभारी, लाभ प्राप्त करने वाला, बेनिफिशियरी बैंक। ठीक है, और बेनिफिशियरी बैंक जो है वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि वायर ट्रांसफ़र कहाँ से आया है पैसा उसके पास में, और ये अगर सस्पिशियस है तो वो कहाँ रिपोर्ट करेगा, FIUIND को करेगा। FIUIND का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। तो बेनिफिशियरी बैंक जो है, अगर उसको कुछ सस्पिशियस लगता है तो वो टेकअप मैटर किससे करेगा, ऑर्डरिंग बैंक से करेगा। और इफ़ द ऑर्डरिंग बैंक फेल्स टू फर्निश इन्फॉर्मेशन टू द रेमिटर, द बेनिफिशियरी बैंक शुड कंसिडर रेस्ट्रिक्शन और इवन टर्मिनेटिंग इट्स बिजनेस रिलेशनशिप विद द ऑर्डरिंग बैंक। अगर मान लीजिए जिस बैंक ने ऑर्डर लगाया है उसकी वो पूरी इन्फॉर्मेशन दे नहीं पा रहा है कि ये पैसा कहाँ से आया और क्यों आया है और कौन इसको ट्रांसफ़र कर रहा है, तो क्या कर सकते हैं, उस ये रेस्ट्रिक्शन, मतलब उससे रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, उससे लेन देन ख़त्म, और उससे बिजनेस बिल्कुल बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस वायर बॉर्डर वायर ट्रांसफ़र रिपोर्ट, CBWTR, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि इसका फुल फॉर्म पूछते हैं। तो ये फाइल करनी होती है FIUIND को हर 15 दिन ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। फ्रेंड, सक्सीडिंग का मंथ का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई ट्रांजेक्शन अक्टूबर में हुई है तो 15 नवंबर तक आपने उसकी रिपोर्ट बना के भेज देनी है। ठीक है, फॉर ऑल क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स मोर देन 5 लाख और इट्स इक्वलेंट इन फॉरेन करेंसी। तो इन सब का जो है वेयर आइदर द ओरिजिन और डेस्टिनेशन ऑफ फंड इज़ इन इंडिया, मतलब जिस इंडिया में फंड आ रहा है तब भी, और वैसे भी आपने 5 लाख और 5 लाख की इक्वलेंट अगर फॉरेन करेंसी है तो वो सारी रिपोर्ट आपने FIUIND को भेजना है। ऐसे नहीं कि अगर 1000 रुपये की ट्रांजेक्शन हो रही तो उसका भी रिपोर्ट भेजेंगे, वो नहीं मांग रहा है, क्योंकि उसमें फ्रॉडलेंट होने का चांसेस बहुत कम होता है। ठीक है, तो ट्रांसफ़र्स जो भी होंगे क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफ़र, तो उसमें क्या होना चाहिए, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ओरिजिनेटर, मतलब कौन उसको भेज रहा है, वो सारी चीज़ें डिटेल्स होनी चाहिए, किस खाते से आया, कहाँ से आया। तो उसको ट्रेस करने के लिए यूनिक रेफरेंस नंबर होता है जो कि एक कंट्री कंसर्न देती है। ठीक है, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन शुड बी मेड इफ़ अ कस्टमर इज़ इंटरनेशनली स्ट्रक्चरिंग वायर ट्रांसफ़र, मतलब और बिलो ₹50,000 टू अवॉइड रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग। ठीक है, आप क्या करेंगे,
ठीक है कि FIU-IND को नहीं बता रहे हैं अगर छोटी ट्रांजेक्शन है, लेकिन ये क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे कि कौन कस्टमर इसको भेज रहा है, उसका आइडेंटिफाई करने के लिए उसके ID प्रूफ वगैरह लेंगे। तो यूनिक रेफरेंस नंबर भी जो उस कंट्री में प्रेवलेंट है वो लेंगे, जैसे कि आधार इंडिया में और बाहर कंट्रीज़ में कोई और नंबर होता होगा, तो ये लेना जरूरी है। ठीक है। इन केस ऑफ नॉन कॉपरेशन फ्रॉम द कस्टमर, एफर्ट शुड बी मेड टू एस्टेब्लिश आइडेंटिटी, STR शुड बी पेड। अगर मान लो कस्टमर कॉपरेट नहीं करता है, वो ID प्रूफ वगैरह नहीं देता है, तो आपने क्या करना है, एक STR तो फाइल कर ही देना है। ठीक है। इंटर बैंक ट्रांसफर सेटल्स वेयर बोथ द ओरिजिनेटर एंड बेनिफिशियरी आर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वुड बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम द अबव रिक्वायरमेंट। मतलब आपने ID प्रूफ जो है कस्टमर के केस में लेनी है, लेकिन अगर दोनों ही बैंक हैं, ओरिजिनेटर और बेनिफिशियरी, तो तब आपने कोई इस तरह की KYC वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से कोई रिसिप्ट वगैरह आ रही है, तो वो आपने जो है उसका डाटा कब तक सबमिट करना है, 15वां दिन, अगले महीने की 15वीं तारीख तक आपने जो है ये डायरेक्टर FIU-IND इंडिया को सबमिट कर देनी है। ठीक है, रिपोर्ट उसकी। सिंस ऑल द ब्रांचेज ऑफ द बैंक आर अंडर कोर बैंकिंग सिस्टम, तो ये जो NTR है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, इज जनरेटेड एट द PMLA सेंटर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन टू FIU-IND। क्या होता है कि हर एक बैंक अपना एक PMLA सेंटर बना लेता है, जैसे SBI का जयपुर में है, तो वहाँ से जो है वो रिपोर्ट जनरेट करके, क्योंकि देखो CBS सारा ऑनलाइन है, कहीं पे भी कोई ट्रांजेक्शन हो रही है तो वो कहीं पे भी आप चेक कर सकते हैं, तो वो उठा के वो ट्रांजेक्शन जो है आप ही कहाँ देते हैं, फिर आगे FIU-IND को भेज देते हैं। क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफ़र, CBWTR, इसमें हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, वो सब चीज़ें। ठीक है। वायर ट्रांसफ़र क्या चीज़ होती है, इज़ अ ट्रांजेक्शन कैरिड आउट ऑन बिहाफ ऑफ एन ओरिजिनेटर पर्सन, नेचुरल एंड लीगल, थ्रू अ बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स with a view to amount of money available to the beneficiary person at a bank. The originator and beneficiary may be the same person। मतलब ओरिजिनेटर और बेनिफिशियरी दोनों सेम हो सकते हैं। जैसे मान लो कोई USA में नौकरी कर रहा है और इंडिया में भी उसका खाता है, तो हो गया ना, ओरिजिनेटर और बेनिफिशियरी दोनों सेम, तो वो इलेक्ट्रॉनिकली अपना पैसा विदेश से और यहाँ भेज रहा है। ओरिजिनेटर इज द अकाउंट होल्डर फ्रॉम और वेयर देयर इज नो अकाउंट, द पर्सन नेचुरल और रेगुलर दैट प्लेसेस द ऑर्डर विद द बैंक टू ट्रांसफर द वायर ट्रांसफर। मतलब ओरिजिनेटर कोई आदमी भी हो सकता है और कोई अकाउंट होल्डर भी हो सकता है जो कि अपना पैसा इंडिया में भेजना चाहता है। डोमेस्टिक वायर ट्रांसफर, डोमेस्टिक क्या होता है कि जहां ओरिजिनेटर और रिसीवर आर लोकेटेड इन द सेम कंट्री। मान लीजिए USA का एक जगह है, वहाँ से और अगली किसी और गांव में पैसा भेजना चाहता है। ठीक है, तो वायर ट्रांसफर्स वगैरह, तो इंडिया में डोमेस्टिक वायर ट्रांसफ़र क्या है, NEFT RTGS वगैरह हैं, ये क्या करते हैं, 50,000 रुपये और इसके इतनी अमाउंट का ही करते हैं। लेकिन इसमें जो है हमेशा नेम एड्रेस वगैरह आपने कंफर्म करना है। क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र मींस ट्रांसफ़र वेयर द ओरिजिनेटर एंड बेनिफिशियरी आर लोकेटेड इन द डिफरेंट कंट्रीज। मतलब जब दो क्रॉस बॉर्डर लिख दिया ना इसने, बॉर्डर मीन्स दो अलग अलग कंट्री के बीच में जब भी ट्रांजेक्शन होगी तो वो क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र कहलाएगा। तो ऐसा ही ये है कि 43 ऐसे सिनेरियोज हैं जो कि रिकमेंड करें हैं IBA ने, जो कि मॉनिटर किए जाने चाहिए सस्पिशियस ट्रांजेक्शन के लिए। ठीक है, तो वो कौन इन सब सस्पिशियस ट्रांजेक्शन को कौन ध्यान रखेगा, PMLA सेल ध्यान रखेगा। ठीक है। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन विद द इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स ऑफ ग्राउंड ऑफ सस्पिशन, मतलब कि कोई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन आपको लग रही है तो आपको ग्राउंड भी पता होना चाहिए कि क्यों आपको सस्पिशियस लग रही है। तो आपने सारी वो ट्रांजेक्शन जो आपको सस्पिशियस लग रही है वो आपने रिपोर्ट करनी है STR के माध्यम से FIU-IND के। ठीक है। वायर ट्रांसफ़र इंक्लूडिंग NEFT RTGS 50,000 और उससे ऊपर के जो है उनकी सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, नेम एड्रेस अकाउंट नंबर वगैरह इस सब की। ठीक है, क्योंकि इतना छोटा अमाउंट का कोई वो नहीं करते हैं, मॉनिटरिंग वगैरह नहीं होती है। ठीक है। इफ़ अ ब्रांच ऑफिस हैज़ रीजन टू बिलीव दैट अ कस्टमर इंटेंशनली स्ट्रक्चरिंग वायर ट्रांसफर बिलो 50,000 टू सेवरल बेनिफिशियरी इन ऑर्डर टू अवॉइड रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग ब्रांच शुड हैव कस्टमर आइडेंटिफिकेशन वगैरह होना चाहिए। मतलब ब्रांच को पता होना चाहिए एटलीस्ट कि वो क्यों इतने सारे ट्रांजेक्शन्स कर रहा है। STR जो है विद इन 7 days ऑफ अराइविंग एट अ कंक्लूजन, मतलब आपको लगता है कि ये ट्रांजेक्शन सस्पिशियस है तो आपने 7 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट करनी है। ठीक है। अवेयरनेस के लिए स्टाफ और जनरेटिंग अलर्ट सस्पिशियस ट्रांजेक्शन, देखो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी होता है जहाँ की ये सारी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन की मॉनिटरिंग भी की जाती है, लेकिन कई बार जो है कुछ स्किप भी हो जाता है, तो इसलिए आपको जागरूक रहना चाहिए। ठीक है। और एक ये वर्ड आता है हमेशा, टिपिंग ऑफ। टिपिंग ऑफ मतलब कि मान लो आपको लगता है कि कोई कस्टमर इस तरह का कर रहा है,
तो उसको कभी भी ऐसी टिप नहीं देनी चाहिए कि आप ऐसा करिए ताकि आपकी मॉनिटरिंग ना हो, है ना। कई बार हम गलती से बोल देते हैं कि आप 50,000 से कम करेंगे तो आपकी कोई मॉनिटरिंग नहीं होगी, ये नहीं, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। इट इज़ अगेंस्ट द लॉज। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। देखो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं? ऐसी एंटाइटीज़ जो कि रजिस्टर्ड होती है सोसाइटी एक्ट 1860 में और सिमिलर स्टेट लेजिस्लेशन या कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इनको क्या होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को बाहर से पैसा आता है। किस लिए पैसा आता है? ताकि ये जो है कुछ अच्छा काम कर सकें। तो वो भी सारी रिपोर्ट जो है NWTR, ये आपने ये PMLA सेल अपने आप ही जनरेट करके और ये आगे FIUIND को भेज देता है। काउंटरफिट रिपोर्टिंग, करेंसी रिपोर्ट। अगर मान लीजिए कोई काउंटरफिट रिपोर्ट आता है तो वो आपने क्या करना है, एक्नॉलेज करना है, उसकी स्लिप जो है जो लेके आया उसको दे देंगे और इसको क्या करेंगे आगे फर्दर FIUIND को 15 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद में जो है ब्रांच या ऑफिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डिटेक्शन करेगा विजिलेंस डिपार्टमेंट की और स्पेसिफिक फॉर्मेट में इसको भेजेगा। आल्सो एंडोर्स अ कॉपी ऑफ द PMLA सेल इन टर्न्स अपलोड्स द रिपोर्ट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट टू FIUIND। मतलब ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि ये फ्रॉडरी का जो पैसा है ये कहाँ से आया है। STR, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। तो ये जो है IBA ने रिकमेंड करा है कि 27 जो है ब्रांचेस ऑफलाइन सिनेरियोज में है, तो वो सब क्या करेंगे, PMS सेल बना होता है वहाँ पे सारी जो भी STR आप देते हैं तो उनकी मॉनिटरिंग करता है। STR जो है दो तरह की होती है, एक होती है सब्जेक्टिव, एक होती है सिस्टम जनरेटेड। देखो सिस्टम जनरेटेड कौन सी होंगी, जो आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं तो उसी में से ही क्या करता है सिस्टम अपने आप ही उठाता है कि ये मे बी ये वाली ट्रांजेक्शन सस्पिशियस हो सकती है और उसको फर्दर इंक्वायरी की जाती है। सब्जेक्टिव होता है कि मीन्स आप खुद से आपको लगता है कि ये ट्रांजेक्शन सस्पिशियस है तो आप क्या करेंगे, आगे फर्दर STR बना के उसकी रिपोर्ट करेंगे और उससे फिर आगे इंक्वायरी वगैरह की जाएगी। हो सकता है वो एक कोई रिस्क ट्रांजेक्शन भी हो सकती है। तो STR आपको हर एक सस्पिशियस ट्रांजेक्शन की फाइल करनी चाहिए। वो फ्रेंड्स, ये छोटा सा टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हैव नाइस।